दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपके सपनों में छुपा खजाना असल जिंदगी में मिल जाए तो क्या होगा। रातों रात करोड़ों के मालिक बनने का यह ख्याल कितना जबरदस्त लगता है, लेकिन हर ताकत के साथ एक कीमत चुकानी पड़ती है। क्या यह वरदान आपकी जिंदगी बदल देगा या इसे तबाह कर देगा? आज हम एक ऐसी शानदार फिल्म की बात करेंगे जो सपनों और हकीकत की दुनिया को एक नई परिभाषा देती है। इस फिल्म का नाम है सुपर मी। तो तैयार हो जाइए इस शानदार कहानी को जानने के लिए। तो कहानी की शुरुआत सांग्यू से होती है, जो एक स्क्रिप्ट राइटर है जिसके पास ना जॉब है, ना फ्रेंड्स है और उसके पेरेंट्स भी नहीं रहे। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो आधे साल से ठीक से सो नहीं पाया है, क्योंकि जब भी वो सोता है तो उसके सपने में एक डीमन आ जाता है और उसके सपने में उसे बहुत बुरी तरह मार देता है। तो आज रात सांग्यू सपने में सबवे में है। तभी वो डीमन आता है, उसके बाल पकड़ लेता है और जमीन में एक होल बनाकर उसका सिर उसमें डाल देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर जैसे ही सपने में उसकी मौत होती है, वो जाग जाता है। फिर जागने के बाद वो कुछ लिखने का सोचता है, लेकिन तभी उसका मकान मालिक दरवाजे पर आकर उसे दरवाजा खोलने को कहता है। लेकिन सांग्यू खिड़की से भाग जाता है, क्योंकि उसके पास रेंट के पैसे नहीं हैं। फिर सड़कों पर चलते हुए वो उन सभी एक्सपर्ट्स को याद करता है जिनसे उसने अपने सपनों के बारे में मदद मांगी थी, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, साइंटिस्ट और बहुत लोग। और सबने अपने अलग अलग थ्योरीज बताई, लेकिन किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं कहा जिससे उसे मदद मिल सके। फिर वो एक फूड स्टॉल पर रुकता है और कुछ खाने को मांगता है, तो दुकानदार उसके लिए कुछ बनाने लगता है। और जब वो अपने खाने के तैयार होने का इंतजार करता है, तो वो सड़क के दूसरी तरफ एक कैफे को देखता है जहां हुआ एयर काम करती है, वो लड़की जिससे उसे क्रश है, क्योंकि वो उसे कुछ साल पहले एक बार में मिला था जब हुआ एयर अपनी बैंड के साथ गा रही थी। उसकी आवाज बहुत अच्छी थी और तब से वो उसके बारे में सोचता रहता है। जब उसका खाना तैयार होता है तो सांग्यू उसे खाने बैठता है। तभी अचानक उसका मैनेजर सांगे वहां आ जाता है। फिर सांग्यू भागने की कोशिश करता है और भागते हुए अपना खाना गिरा देता है, लेकिन वो इतना कमजोर है कि ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। और सांगे उसे पकड़ लेता है और एक रेस्टोरेंट में ले जाकर उसे जबरदस्ती बैठाता है। वहां सांगे खुद खाना खाता है और सांग्यू को डांटता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट पूरी नहीं की और समय पर स्क्रिप्ट नहीं दी। तो सांग्यू सांगे को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी इस बीमारी की वजह से वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, लेकिन सांगे उसकी कोई बात नहीं सुनता और 10 दिनों में स्क्रिप्ट पूरी करने की डिमांड करता है। इसके बाद सांग्यू अपने अपार्टमेंट लौटता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका दरवाजा बंद है और उसका सारा सामान बाहर रखा है। उसका लैंडलॉर्ड उसे घर से बाहर निकाल चुका है। तो वो एक कैफे जाता है और सोचता है कि वहां लिखने की कोशिश करेगा, लेकिन भूख की वजह से वो सोच भी नहीं पाता और सो जाता है। लेकिन फिर से डीमन उसके पीछे आता है और उसके गले में चेन्स डाल देता है और उसका सिर बार बार टेबल पर मारता है। फिर एक बार सांग्यू सुबह जाग जाता है, ठीक उसी वक्त जब उसके सपने में उसकी मौत हो चुकी होती है। पर उसे पता चलता है कि उसका लैपटॉप चोरी हो चुका है, इसलिए अब उसकी जिंदगी में कुछ और बचा नहीं था। ना उसके पास घर था और ना ही कोई अपना। तो सांग्यू सांगे को मैसेज करता है कि वो खुद को मार देगा और अपने माता पिता के पास चला जाएगा। फिर वो हुआयर के कैफे के सामने वाली बिल्डिंग की छत पर जाता है और उसे देखते हुए बिल्डिंग की छत पर खड़ा हो जाता है और कूदने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह दुकानदार उसे फ्री में खाना ऑफर करके रोक लेता है। वो आदमी उसके साथ छत पर बैठता है और जब सांग्यू खाना खा रहा होता है तो वो उसे डेथ और ड्रीम्स पर लोगों के अलग अलग नजरिए के बारे में बताता है। आखिर में वो एक सिंपल सॉल्यूशन बताता है कि जब भी सांग्यू को भयानक सपने आए तो वो खुद से कहे, मैं सपना देख रहा हूं, ताकि वो जल्दी से उससे बाहर आ सके। फिर सांग्यू रात तक छत पर बैठा रहता है और हुआयर को देखता रहता है, जिसके बाद वो अपना सेल फोन बेचकर खाने के लिए पैसे जुटाता है। फिर वो एक दुकान में जाता है जहां वो कुछ चीजें चोरी करने के बारे में सोचता है, लेकिन जब उसे लगता है कि उसे कोई देख रहा है तो वो अपना इरादा बदल देता है और वो जो खाना खरीदता है उसे दुकान के बाहर बैठकर खाता है। तभी अचानक हुआ एयर उसके पास आती है और उसके लिए अफसोस करती है। ये सब सांग्यू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जल्द ही वो समझ जाता है कि ये एक सपना है। असल में वो हुआ एयर नहीं, डीमन था, जो उसे पकड़कर ग्लास से लड़ाने लगता है। पर दुकान के वर्कर को ऐसा लगता है जैसे सांग्यू को पैनिक अटैक आ रहा हो। इधर डीमन सांग्यू को उठाता है और अपनी तलवार से उसे मारते हुए खिड़की से बाहर फेंक देता है। पर सांग्यू तलवार पकड़ लेता है और उस दुकान वाले की सलाह याद करता है। वो खुद से कहता है, मैं सपना देख रहा हूं, और इससे उसे जागने का मौका मिलता है। लेकिन असल जिंदगी में वो अभी खिड़की को तोड़ते हुए हवा में होता है। हालांकि उसे तलवार से चोट नहीं लगती, लेकिन उसके हाथ में डीमन की तलवार आ जाती है।
और सांग्यू एम्बुलेंस के आने से पहले ही वहां से भाग जाता है। फिर वो पूरी रात पार्क में रुकता है और तलवार को ध्यान से देखता है और यह यकीन करता है कि वो फिर से सपना तो नहीं देख रहा। इसके बाद सुबह वो तलवार बेचने के लिए मार्केट जाता है। सभी दुकानदार के लालच देखकर उसे समझ आता है कि उसके पास कुछ बहुत कीमती है, इसलिए वो इसे एक बड़ी दुकान ले जाता है जहां उसे तलवार के 20 लाख रुपए मिलते हैं। फिर सांग्यू बिना समय गवाए पैसे खर्च करना शुरू कर देता है। वो एक नया कंप्यूटर खरीदता है, एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाता है और एक फैंसी होटल में रुकता है। और रात होने पर वो कुछ स्लीपिंग पिल्स लेता है और अपने सपने का इंतजार करता है। फिर उसे सपना आता है उसी होटल का, इसलिए वो अपने कमरे से बाहर निकलकर होटल में घूमने लगता है। फिर एक महंगा गुलदस्ता उठाकर वो कहता है, मैं सपना देख रहा हूं, लेकिन कुछ नहीं होता। वो थोड़ा और घूमता है, तभी डीमन वहां आ जाता है जो एक बड़ी सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसका पीछा करता है। फिर डीमन उसे अपनी सोने की कुल्हाड़ी से मारता है और इधर उधर फेंकता है, जिससे उसे काफी चोट लगती है। लेकिन कुछ देर बाद सांग्यू उस कुल्हाड़ी को पकड़ लेता है और फिर से कहता है, मैं सपना देख रहा हूं। इस बार भी वो बिना किसी घाव के जागता है, लेकिन उसके हाथ में वो कुल्हाड़ी होती है। फिर वो उसी दुकान में इसे बेच देता है और तुरंत फिर से पैसे खर्च करता है। इस बार वो अच्छे कपड़े खरीदता है, एक नई कार लेता है और एक बार में कुछ महिलाओं के साथ शराब पीकर रात बिताता है। लेकिन जब वो अपने होटल रूम में लौटता है तो वो उन महिलाओं को अपने साथ अंदर नहीं ले जाता। वो बस उन्हें कैब के लिए पैसे देता है और फिर सोने चला जाता है। पर इस बार वो एक नया ट्रिक आजमाता है। सोने से पहले वो एक किताब में एक कीमती म्यूजियम की तस्वीरें देखता है और उसका ट्रिक काम करता है, क्योंकि सपना उसी म्यूजियम का आता है। फिर सांग्यू चारों तरफ देखता है और यहाँ बहुत कीमती चीजें रखी हुई थी। इसके बाद वह डीमन का इंतजार करने के लिए बैठ जाता है। पर इस बार डीमन एक बंदूक लेकर आता है जो सांग्यू के प्लान के खिलाफ है। तो सांग्यू भागने की कोशिश करता है और गोलियों से बचता है, लेकिन आखिरकार डीमन उसे पकड़ लेता है और मार देता है। फिर सांग्यू अपने होटल रूम में जागता है, लेकिन वो इस बार कुछ भी पकड़ नहीं पाया, इसलिए उसे लगता है कि काम अधूरा रह गया। तो वह एक और स्लीपिंग पिल खा लेता है। फिर सपने में वापस सांग्यू फिर से भागने लगता है और कुछ गोलियों से बचने के बाद एक छलांग लगाकर 2 एंटीक्स पकड़ लेता है। वो कहता है, मैं सपना देख रहा हूं, और जाग जाता है। पर इस बार सांग्यू उन खजानों को प्रोफेशनल एंटीक डीलर्स के पास ले जाता है जो अमीर लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, और उसे उनके बदले 2 करोड़ रुपए मिलते हैं और साथ में कुछ सवाल भी। लेकिन वो समझदारी से उन सवालों से बच निकलता है। फिर दुकान से बाहर निकलते ही उसे गुस्से में सांगे मिलता है, जो सोच रहा था कि सांग्यू मर चुका है। लेकिन सांग्यू उसे एक फैंसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए बुलाता है और उसे वो पैसे लौटा देता है जो उसने स्क्रिप्ट के लिए दिए थे। और सांग्यू उसे बताता है कि अब वो लिखता नहीं है। अगले दिन सांग्यू हुआ एयर के कैफे में जाता है और एक खाना ऑर्डर करने के बाद उससे पूछता है कि क्या वो उसे पहचानती है, लेकिन हुआ एयर उसे नहीं पहचानती। वो उससे पूछता है कि वो कैफे क्यों बेच रही है, तो हुआ एयर बताती है कि उसके कैफे में ग्राहक नहीं आते हैं और कैफे सिर्फ कर्ज बना रही है। तो रात में सांग्यू सांगे के साथ डिनर करते हुए शराब पीता है और सांगे जानना चाहता है कि सांग्यू की सफलता का राज क्या है। इसलिए सांगे उसे उसके होटल रूम तक ले जाता है और उसे बिस्तर पर सुलाकर जाने का नाटक करता है। लेकिन फिर वो लौटकर सांग्यू का वॉलेट और चेकबुक देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक सांग्यू जाग जाता है। उसके हाथों में सोने की चेन होती है। अब जब सांगे को सच पता चलता है तो सांगे उसे अपने साथ मिलाने की भीख मांगता है। फिर सांग्यू कुछ देर सोचने के बाद उसे साथ लेने की बात मान लेता है। अगले दिन सांग्यू हुआ एयर का कैफे खरीद लेता है और उसे बताता है कि वो चाहता है कि हुआ एयर उसे चलाए। वो दोनों अर्निंग्स शेयर करेंगे, लेकिन सांग्यू लॉसेस कवर करेगा। तो हुआ एयर खुशी के मारे उसे डिनर पर इनवाइट करती है और डिनर के दौरान वो अपने नए बिजनेस पर चर्चा करते हैं। और हुआ एयर इस बात पर शक जाहिर करती है कि सांग्यू को इस डील से सिर्फ पैसे से ज्यादा कुछ चाहिए। इसके बाद सांग्यू अपने सपनों की शक्ति को और बढ़ाने लगता है, जबकि सांगे उसके सोते हुए शरीर की सुरक्षा करता है। और जब वह एक बैंक लूट रहा था तब वो दिखाता है कि अब वो अपनी शक्तियों पर कितना कंट्रोल हासिल कर रहा है। वो डीमन से लड़ने की कोशिश करता है और अपने दिमाग से चीजों को हिलाना डुलाना भी शुरू कर देता है। और सांग्यू अब बड़े चीजें भी लाने लगता है, जैसे कि एक सुपर कार। फिर कुछ समय बाद हुआ एयर के कैफे में ग्राहकों की भीड़ रहती है, क्योंकि सांग्यू ने सांगे को भेजा था, जो सड़क पर लोगों को पैसे देकर कैफे में आने के लिए मना रहा था। साथ ही सांग्यू ने उस दुकान वाले आदमी के लिए पैसे से भरा एक बैग छोड़ा, क्योंकि उसने कई बार सांग्यू को मुफ्त खाना खिलाया था। फिर रात को कैफे बंद होने के बाद सांग्यू हुआ एयर के साथ वॉक पर जाता है।
तो हुआ एयर कुछ बातों से ही अंदाजा लगा लेती है कि वो एक स्क्रिप्ट राइटर है। अब सांग्यू हर दिन हुआ एयर को उसके काम के बाद घर छोड़ने जाता है और एक रात वो उसे अपने सपने से लाई हुई लाल कार चलाने देता है। वो उसे बताता है कि ये कार अब उसकी है। इस बात से हुआ एयर मान लेती है कि सांग्यू बहुत फेमस स्क्रिप्ट राइटर है। फिर रात में ड्राइव करते हुए सांग्यू को वो दिन याद आता है जब उसने पहली बार हुआ एयर को देखा था। उस शो के बाद उसने हुआ एयर को उसके एक्स बॉयफ्रेंड से झगड़े के बाद रोते हुए देखा था। लेकिन अब सांग्यू उसे मूवी दिखाने के लिए ले जाने का फैसला करता है, जिसे हुआ एयर खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। लेकिन यह भी पूछती है कि वे कब उसकी लिखी हुई मूवी देखेंगे। झूठ पकड़े जाने से बचने के लिए सांग्यू सच में एक स्क्रिप्ट लिखता है और उसे सांगे को पढ़ने के लिए देता है, जबकि वो बस सोता रहता है। और क्योंकि हुआ एयर लगातार उसके दिमाग में है, वो सपने में खुद को हुआ एयर की कई कॉपियों के साथ बिस्तर में पाता है। जल्दी ही वो खुद को जगाने के लिए मजबूर करता है और सांगे को स्क्रिप्ट पढ़ते हुए रोता हुआ पाता है, क्योंकि सांगे को स्क्रिप्ट बहुत शानदार लगती है। फिर उनका प्लान शुरू होता है। वे स्क्रिप्ट को एक मूवी कंपनी को बेचते हैं और अपनी ही कमाई का इस्तेमाल सबसे बड़े सितारों को हायर करने और इसे बड़ी हिट बनाने में करते हैं। इसके लिए वे एक खास डिनर इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं और सांग्यू इस इवेंट में हुआ एयर को अपने साथ ले जाता है। फिर डिनर इवेंट में एक खास प्रेजेंटेशन भी होती है, जिसमें सांग्यू के करियर की झूठी कहानी सुनाई जाती है। इसमें बताया जाता है कि उसने कई सफल फिल्में लिखी, लेकिन उन्होंने इसका क्रेडिट इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो दुनिया घूमना चाहता था। अब कुछ दिन बाद एक सपने में सांग्यू एक अजीब किस्म का डीमन देखता है जो ध्यान लगाए हुए है। जब वो उसकी सोने की बेल्ट उतारने की कोशिश करता है तो उसकी हाथ की स्किन जलने लगती है। फिर भी वो हार नहीं मानता और दोबारा कोशिश करता है। फिर जैसे ही वो बेल्ट निकालता है तो ये डीमन अपनी 2 धुएं छोड़ती हुई उंगलियों से सांग्यू के सीने को छूता है। लेकिन सांग्यू ज्यादा परेशान नहीं होता क्योंकि इस बार पिछला वाला डेमन नहीं आता। फिर ये डेमन और खजाना दोनों ही मिट्टी में बदल जाते हैं। एक रात सांग्यू हुआ एयर को उस छत पर ले जाता है जहां उसने लगभग अपनी जान ले ली थी। वहां वो उसे एक फायरवर्क शो दिखाता है जिसे उसने खास तौर पर हुआ एयर के लिए तैयार किया था। इसके बाद वे उसके अपार्टमेंट जाते हैं और जब हुआ एयर बाथरूम में फ्रेश हो रही होती है तो सांग्यू अपने दिल की बात कहने की प्रैक्टिस करता है। लेकिन अचानक उसे अपने सीने पर कुछ चोट लगने का एहसास होता है। जब वो शीशे में देखता है तो उसे अपनी त्वचा पर 2 काले धुएं जैसे निशान दिखाई देते हैं। फिर सांग्यू तुरंत अपने घर जाता है। वहां सांगे पार्टी कर रहा होता है, लेकिन सांग्यू इसे नजरअंदाज करके सीधे अपने बिस्तर पर चला जाता है। फिर सपने में वो खुद को एक ऊंची खाली इमारत में पाता है जहां बालकनी पर कोई रहस्यमयी व्यक्ति खड़ा होता है। जब सांग्यू उसके पास जाता है तो देखता है कि वो उसका खुद का बड़ा वर्जन है जो अब टूटकर बिखर रहा है। जब सांग्यू जागता है तो उसे अपने कंधे पर एक नया निशान मिलता है। जैसे जैसे समय बीतता है और भी निशान दिखाई देने लगते हैं जो ठीक उन्हीं जगहों पर होते हैं जहां ड्रीम डेमन ने उसे पहले चोट पहुंचाई थी। अगली सुबह वो उस दुकानदार से मिलने जाता है, यह सोचकर कि शायद उसके पास कोई और सलाह हो। लेकिन जब वो वहां पहुंचने ही वाला होता है, एक वैन उसके पास आती है और उसे किडनैप कर लेती है। फिर जब उसकी आंखों से बैग हटाया जाता है तो सांग्यू खुद को एक सुनसान इमारत में पाता है जहां उसे अपराधियों के एक गैंग ने घेर रखा है जिनका लीडर चियांग गे है। सांग्यू उनसे कहता है कि वो जो भी रकम चाहें वो देगा। तो वो सब 10 मिलियन मांगते हैं और सांग्यू सांगे को कॉल करके पैसे लाने को कहता है। लेकिन जब सांगे वहां पहुंचता है तो चियांगे के आदमी पैसे और सांगे दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर चियांगे सांगे का इस्तेमाल सांग्यू पर दबाव बनाने के लिए करता है। लेकिन कोई और चारा ना होने पर सांग्यू गैंग को अपने अपार्टमेंट ले जाता है जहां वो सांगे के बेहोश शरीर को भी साथ लाता है। वहां वो उन्हें अपना छुपा हुआ कमरा दिखाता है जिसमें उसकी सभी कीमती चीजें रखी हैं। तो चियांगे उस पर दबाव डालता है कि वो ये सब रेयर आइटम्स कैसे लाया है। लेकिन इसी बीच बिल्डिंग के रिसेप्शनिस्ट के जरिए उन्हें पता चलता है कि हुआ एयर उससे मिलने आई है। पर सांग्यू हुआ एयर को तुरंत बाहर छोड़ने के लिए कहता है ताकि वो इन सब से बच जाए। लेकिन रिसेप्शनिस्ट हुआ एयर को बताता है कि सांग्यू का दरवाजा खुला है। तो हुआ एयर ऊपर चली जाती है, पर जैसे ही वो लिफ्ट से बाहर आती है तो गैंग का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और उसे उसी जगह ले जाता है जहां सांग्यू और सांगे को रखा गया है। फिर चियांगे हुआ एयर को तंग करते हुए कहता है कि सांग्यू ने उससे झूठ बोला है। पर गैंग का एक मेंबर जो सिर्फ पैसे लेने आया था वो चियांगे के इस बर्ताव का विरोध करता है। तो चियांगे अपने उस आदमी को मारने लगता है, पर जब चियांगे हुआ एयर की तरफ बढ़ता है तो वो उसे लात मारती है और इसी मौके का फायदा उठाकर सांगे एक आदमी पर हमला करता है
जो हुआ एर को पकड़कर बैठा हुआ था। फिर सांग्यू भी एक गुंडे को काटकर खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन इस झगड़े में उसे चाकू मार दिया जाता है। फिर तीनों वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सांग्यू अपनी चोटों की वजह से ठीक से चल भी नहीं पाता, जिससे उनका ज्यादा दूर भाग पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सीढ़ियों पर गैंग के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं और उनमें से एक सांग्यू को दोबारा चाकू मार देता है। पर फिर सांगे अपनी जान की कुर्बानी देकर गैंग को रोकने की कोशिश करता है ताकि सांग्यू और हुआ एर भाग सकें। हालांकि गैंग वाले सांगे को मार देते हैं और गैंग का एक आदमी सांग्यू और हुआ एर को ऊपर पकड़ लेता है और उनकी पिटाई करता है। यहां तक कि जब सांग्यू उसकी पीठ में एक खंजर घोंपता है, तब भी वह बिना रुके उन्हें मारता रहता है और आखिर में दोनों मारे जाते हैं। फिर सांग्यू खुद को रहस्यमयी खंडहरों में पाता है, जहां उसके शरीर में काली से चीज लगी हुई है। लेकिन जब वह चलना शुरू करता है तो वह चीजें गायब हो जाती हैं। फिर वहां घूमते हुए वह एक चमकते हुए दरवाजे को छूता है और अपनी पिछले कुछ महीनों की जिंदगी को देखने लगता है। इनमें असली जीवन और सपने दोनों शामिल हैं। जब यह खत्म होता है, वह एक विशाल क्रिस्टल दीवार के पास पहुंचता है और उसे मारना शुरू कर देता है और बार बार कहता है, मैं सपना देख रहा हूं, जब तक कि वह खून की कमी से बेहोश नहीं हो जाता। अचानक उसका शरीर बदलने लगता है और सांग्यू खुद ड्रीम डीमन में बदल जाता है। उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी आ जाती है और वह क्रिस्टल दीवार को तोड़ने लगता है। फिर दीवार टूटने के बाद डेमन सांग्यू के लिविंग रूम में प्रकट होता है, जहां सांग्यू का शरीर भी जाग रहा होता है। फिर डेमन गैंग के सभी आदमियों को बेरहमी से मार डालता है, यहां तक कि वह अपनी बंदूक भी इस्तेमाल करता है। फिर वह सांग्यू की तरफ बढ़ता है, उसे मारने के लिए तैयार। लेकिन सांग्यू कहता है, मैं सपना देख रहा हूं। और फिर उसके द्वारा लाए गए सभी प्राचीन सामान अपार्टमेंट और अमीर लोगों की जगहों से गायब होने लगते हैं। फिर सांग्यू एक बार फिर बेहोश हो जाता है और जब वह जागता है तो वो खुद को फिर से उसी दुकान के बाहर उसी रात पाता है। फिर हुआ एर सच में वहां आती है। वह उस पर दया दिखाते हुए उसे अपने घर ले जाती है और उसे अच्छा खाना खिलाती है। फिर जब सांग्यू नूडल सूप खा रहा होता है तो हुआ एर उसे बताती है कि उसने उसका एक लेख पढ़ा है जो उसे बहुत अच्छा लगा। वह कहती है कि उसे केवल थोड़ी किस्मत की जरूरत है और वह बड़ा मुकाम हासिल कर सकता है। तब तक वह उसे अपने कैफे में काम करने का ऑफर देती है। यह सुनकर सांग्यू रोने लगता है और यह पता चलता है कि हुआ एर हमेशा जानती थी कि सांग्यू उसे देखता रहता है। कुछ समय बाद जब वे कैफे में काम कर रहे होते हैं तो हुआ एर सांग्यू को एक नया लैपटॉप गिफ्ट करती है ताकि वह उस पर लिख सके। इसके बाद सांग्यू सांगे से मिलने जाता है ताकि उसका पैसा लौटा सके। वह कहता है कि वह किसी की मांग पर स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, वह केवल वही लिखेगा जो वह चाहता है। लेकिन सांगे न केवल पैसे लौटाने से इनकार करता है बल्कि उसे और पैसे देता है, क्योंकि उसने सांग्यू की पुरानी स्क्रिप्ट में से एक बेच दी है। फिर कई दिनों बाद अब अपनी जिंदगी से संतुष्ट सांग्यू उस आदमी से खाना ऑर्डर करने जाता है। वहां आदमी उसे उसके पैसे लौटाता है और अपने पेट पर एक निशान दिखाता है। वह बताता है कि उसके पास भी कभी वही ताकत थी, लेकिन उसने इस साधारण जिंदगी को ज्यादा बेहतर पाया। जैसे ही सांग्यू उसकी कहानी सुन रहा होता है, उसके पिछले सपने के खंडहर उसके पीछे प्रकट होते हैं और यह पता चलता है कि वह नया डेमन जिसने गैंग को मारा था तब से उसका पीछा कर रहा है, जब से वह उस दुकान के बाहर था। और यह फिल्म हमें सिखाती है कि लालच का अंजाम अक्सर खतरनाक होता है, क्योंकि पैसा और शोहरत जिंदगी को जरूर आसान बना सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी इनसे नहीं मिलती। असली खजाना तो हमारे रिश्तों, प्यार और आत्मसंतोष में छिपा होता है, न कि केवल दौलत और चीजों में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और ऐसे ही मजेदार कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।